नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के 9वें विवरण में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। पिछले चर्चा में हमने एक नशे के बारे में चर्चा की कि नशे से कैसे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और नशे को हम कैसे ठीक करें तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। आज हम गंदगी के बारे में चर्चा करेंगे, स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे गंदगी और सफाई अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और कैसे हम एक अच्छी, साफ और हाइजेनिक, स्वच्छ अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। पीछे हमसे कहा कि जो आप प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक हो, व्यवस्थाएं ठीक हों, लोग ठीक हों, सब दूर साफ सफाई हो। एक तो अलबत्ता ये होगा नहीं, क्योंकि सारे दूर गंदगी दिखाई देती है, लोग भी गंदे दिखाई देते हैं, साफ सफाई पर ध्यान नहीं है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कूड़े का ढेर लगा है, नदियां गंदी हो गई हैं, समुद्र में गंदगी फैली हुई है, हवा प्रदूषित हो गई है और स्पेस में भी इतने सैटेलाइट छोड़ दिए गए हैं कि वह भी प्रदूषित दिखाई दे। तो एक तो जो आप प्रयास कर रहे हैं सफाई का, ये होगा नहीं। और अगर हो भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल के दिन यह पुनः गंदा नहीं होगा। और इस प्रश्न के जवाब में जो दूसरा उत्तर हमको दिया गया कि सवेरे बच्चे उठते हैं, उनको साफ घर मिलता है और वो दिन भर खेलते हैं और गंदगी फैलाते हैं। दूसरे दिन माँ बाप या बड़ा भाई बहन उठ के सवेरे सफाई करते हैं और इससे कि जैसे बच्चे दोनों पुनः खेल सकें। तो ये कहना गलत है कि आज सफाई हो जाएगी तो कल गंदगी नहीं मिलेगी। आज सफाई ही इसलिए की जा रही है कि बच्चे खेल सके, दुनिया में कार्यक्रम चल सके, और जब गंदा हो जाएगा तो फिर सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण श्लोक का याद करना बहुत जरूरी है, जो गीता का है। उसमें कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये पार्थ या ये मनुष्य, जब जब गंदगी होती है, यदा यदा ही गंदगी ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजन्यम। तो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजन्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय हेतु संभवानी युगो युगो। अगर इसको सफाई और स्वच्छता के प्रारूप में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब जब भारत मतलब पूरे संसार में गंदगी होती है, तब तब सफाई करने के लिए मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, बहुत सारे लोग इस मार्ग में लगाता हूँ, और जो सफाई कर्मी है उनका उत्थान, उनको शाबाशी देने, उनको धन्यवाद देने, और जो गंदगी फैला रहे हैं उनका विनाश करने के लिए और स्वच्छता की संस्थानों को फिर से निर्माण करने के लिए मैं हर युग में हर समय आता हूँ। जैसे माँ बाप घरों में हर समय आते हैं, ऐसे ही देश में और दुनिया में जब गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ लोग अपने आप को उस मार्ग में लगाते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं। तो आज अगर गंदगी की बात करें कि गंदगी फैली कितनी है और फैलती क्यों है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा व्यवहार, किसी का भी व्यवहार हो, वह संवेदनाओं पे चलता है। अगर हम खुश होंगे तो हमारा दिल में खुशी होगी और दिल से जो खून का दिमाग में और पूरे शरीर में जो प्रवाह होगा वह खुशी लेके आएगा। और अगर हम दुख होंगे, क्रोधित होंगे, मोह में होंगे, लालच में होंगे, तो उसी क्षेत्र में दिमाग के खून ज़्यादा बहेगा और हम उसी तरह से प्रभावित होंगे। जैसे एक फाइट फ्लाइट सिंड्रोम होता है ना, कि हमको डर दिखा तो दिल उस इलाके में खून की सप्लाई बढ़ा देता है जिससे हम भाग सकें या लड़ सकें या हम छिप सकें। तीनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन तीनों तरह की चीज़ों से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। तो अगर गंदगी दिखाई दे रही है तो हमारे व्यवहार में, हमारे दिल में गंदगी चीज़ें आएंगी और दिमाग को गंदगी की जहाँ क्षेत्र है वहाँ ब्लड सप्लाई होगी, खून की सप्लाई होगी और वह शरीर उसी तरह होगा।
और वैसा ही आसपास का माहौल होगा। तो गंदगी और गंदगी बढ़ाती है, ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर दुनिया में 90% लोग हैं तो ये मान के चलो कि वो 90% लोग 99% लोगों को या 99.9 लोगों को गंदगी के प्रेरित करेंगे। ऐसा कहते हैं कि आज अगर कलयुग में रात्रि का समय है और अंदर अधर्म चल रहा है तो अधर्म के मार्ग पे जो जो चलेगा वह तरक्की पाएगा, और इसके विपरीत जो सफाई करेगा वो परेशान होगा, क्योंकि गंदगी इतनी है। वो एक जगह सफाई करेगा और दूसरी जगह गंदगी फैल जाएगी और लोग कहेंगे ये कहाँ लगे हुए हो। तो ये एक चीज़ें हैं। इसके जो परिणाम होते हैं, अगर आप गंदे हों या आप देखें तो बहुत सारे लोगों को आप सवेरे देखते हैं और बोलते हैं कि इनका चेहरा देख लिया और दिन भर खराब हो गया। वो इतना उसका प्रतिबिंब बन जाते हैं जिंदगी भर गंदगी करते करते या क्रोध में रहते रहते कि उनको देखने मात्र से, उनके घर में आगमन मात्र से चीज़ें खराब होने लगती हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देख लें तो दिन खुश हो जाता है। बच्चे जो होते हैं वो सबको प्रसन्न कर देते हैं, प्रसन्न बच्चे वो जल्दी हो जाते, तो उनको हम भगवान का रूप मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है। और वो धीरे धीरे बुजुर्ग होते होते कई बार गंदगी धारण कर लेते हैं, तो उनका चेहरा देख के तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बाद में भी किसी को देख के हमसे वितृष्णा तो ना हो, घृणा तो ना हो। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जहाँ जाए कम से कम खुशहाली का माहौल हो, जिससे हमारा भी सम्मान हो, हमको भी चीज़ें ठीक लगे। तो गंदगी गंदगी को बढ़ा रही है। ऐसे मौसम में वह श्लोक कहता है कि कुछ लोग जो बहुत ताकतवर होंगे, जो वॉरियर कह सकते हैं, जो इस कार्यक्रम में प्रयास करेंगे, वो एक बहुत महती और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मेहनत के साथ किया गया प्रयास होगा जो दुनिया में सफाई लेके आएगा। शुरुआत उसकी कहीं से हो सकती है। और वैसे तो कहें कि अगर मुझे सफाई की बात करनी है तो पहले तो मुझे अपने से ही करनी होगी। फिर हो सकता है मेरे परिवार के लोग मेरी बात माने, हो सकता है ना माने, हो सकता है पड़ोसी ना माने, लेकिन जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह एक सामूहिकता का निर्माण करेंगे और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऐसा मेरा अब तक का अनुभव है। तो आज अगर गंदगी दिखाई दे रही है तो आप कह सकते हो कि दिल में जो संवेदनाएं उठ रही हैं वो गंदगी हो रही हैं, और गंदगी से दिमाग में गंदे क्षेत्र में प्रवाह हो रहा है, और उससे जो एक्शन हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो सब गंदे हो रहे हैं। इसको अगर हम आज फिजिकल फॉर्म में देखें, समाज में देखें, तो आपको जमीन पर गंदगी दिखाई देगी, कूड़े घरों के ढेर दिखाई देंगे, घरों में डस्टबिन भरी हुई दिखाई देगी, नदियां प्रदूषित, जल क्षेत्र प्रदूषित दिखाई देंगे, तालाब, नदियां, समुद्र भी। वायुमंडल में शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, वह भी प्रदूषित दिखाई देंगे। और स्पेस का भी इतने सैटेलाइट छोड़ दिए जाएंगे कि वहां भी प्रदूषण फैल जाएगा। तो ये इसका जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि हमको बीमारियां ज़्यादा आएंगी। गंदगी से बीमारियां आती हैं, वायरस फैलते हैं, बैक्टीरिया फैलते हैं, चील कौवे उस गंदगी ढेर पे घूमते रहते हैं, मक्खियां आती हैं जो और बीमारियां लाती हैं। तो इसका पैमाना यह है कि अगर आज बीमारियां बढ़ गई हैं तो आप मान के चलो कि गंदगी बढ़ गई है। और अगर इसी तरह गंदगी बढ़ती रही तो बीमारियां और बढ़ेंगी। कहते हैं कि अगर छोटे इलाके में हो तो वो एपिडेमिक होता है, और बड़े इलाके में हो तो पेंडेमिक तक हो जाता है, और बहुत छोटे में हो तो शरीर में एक जगह फैला रहता है और गंदगी से कोढ़ तक हो जाता है। ये सब कीटाणु फैलते हैं। तो ये तमाम तरह की गंदगी है। तो अगर हमको खुश रहना है तो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पारिवारिक भी होनी चाहिए कि हम सफाई की बात करें। और सफाई की अगर बात करें तो अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो जो बीमारी की अर्थव्यवस्था है, जो अस्पतालों की अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक चीज़ें हैं। तो अब अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो कैसा चल रहा है माहौल आज, तो बहुत दयनीय स्थिति लगेगी कि कहते हैं लोग कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम चलाया कि टॉयलेट जाना है, लेटरिन जाना है तो बाथरूम में ही जाए।
पाखाना जाना है तो बाथरूम में ही जाएं। बहुत अच्छा लगता, खुले में मैदान में लोग जाते हैं, तो ये एक दृश्य ठीक नहीं होता और गंदगी सब जगह फैलाएंगे। घर में पाखाने में जाएंगे तो सेप्टिक टैंक हैं और फिर क्लीनिंग डिवाइस लगा सकते हैं आप। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे देशों में जहाँ खुले में शौच जाते थे वहाँ पैसा दिया गया, लोगों ने बाथरूम बनाए। बहुत सारे, भारत में अभी 3 करोड़ बाथरूम बने। जहाँ बने मतलब वहाँ 4-4, 5-5 लोग जाते थे बाथरूम में, तो 15 करोड़ लोग कह सकते हैं कि खुले में शौच जाने से रुक गए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। ऐसे ही सन 2000 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सब घरों में एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी मतलब अवेलेबल होनी चाहिए। तो एलपीजी का वितरण हुआ पूरे दुनिया में। धीरे धीरे सीएनजी की पाइपलाइन भी लगाएगी कि जिससे खुले में जो खाना बनाते हैं कोयला और लकड़ी से, उससे धुआं होता, प्रदूषण बहुत होता। तो ये एक चीज़ें हैं। फिर उन्होंने कहा लोग पैसा निकालने के लिए बैंकों में जाते हैं, पैसा रखते हैं, इससे आवाजाही बढ़ती है। तो ऐसी व्यवस्था हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सके, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सके, तो इसकी व्यवस्था। फिर बोले बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने, सवेरे शाम को आ जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई गई। ऑफिस के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की बात हुई कि वर्क फ्रॉम होम हो। तो ये सारे प्रोग्राम चले। लेकिन जब 2020 में कोविड आया तो लगा कि ये सारे प्रोग्राम अगर नहीं होते तो कितनी दयनीय स्थिति होती। अगर खुले में लोग जाते टॉयलेट तो लॉकडाउन संभव ही नहीं था। कोविड के जो कारण बताए गए और जो उससे बचने के तरीके बताए गए कि आप एक जगह घर रहें, कन्फाइंड रहें, फैलाए नहीं बीमारी, नहीं तो आप पोटेंशियल कैरियर हो सकते हैं, दूसरे को फैला सकते हैं। आप अपने यहाँ ही नहीं ऑफिस में फैला सकते हैं, जहाँ भी ट्रैवल करेंगे वहाँ। तो पूरी दुनिया रोक दी गई, एक तरह से सबको बंद किया गया। तब लगा कि यह अगर कदम नहीं उठाए होते, सफाई के, वर्क फ्रॉम होम के, एलपीजी सिलेंडर्स के, ऑफिस न जाने के लिए, स्कूल न जाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं होती तो शायद मारे जाते, बहुत सारे लोग मारे जाते। लेकिन इसको अगर दूसरी दृष्टि से लें तो कोविड जो बैक्टीरिया और वायरस से फैला वो 22-23 तक, 2022-23 तक कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। तब ये शंका आई कि ये कहीं मानव निर्मित लैब में तो नहीं बनाया गया था वायरस, और दुनिया को फैलाने के लिए, दुनिया की बीमारी का पैसा बटोरने के लिए, या इनको कन्फाइन करने के लिए, या ताकत का अपना पैमाना नापने के लिए कि हमारी कितनी ताकत हो गई है, कहीं वैसा प्रयास तो नहीं था। तो जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो ये बात भी हमको गलत नहीं लगती है कि ऑल दोज एफर्ट्स बाथरूम के वह इसलिए किए गए कि कोविड का लॉकडाउन सफल हो सके। गहरी बात और भी लगती है कि कन्फाइन करके आपको भारत में 25 लाख पुलिस वालों ने 140 करोड़ लोगों को कैद कर रखा। तो अगर भारत जैसे देश पे आक्रमण करना है तो आप आराम से सेना से किसी दूसरे देश के लाके भारत को कैप्चर कर सकते। और ऐसे प्रयास कोविड में सुनने में आए भी। गलवान का युद्ध हुआ भी, जो छोटा सा युद्ध था, तो वो हुआ और दुनिया में काफी जगह हुआ। जिन्होंने कोविड लॉकडाउन का विरोध किया वहां की सत्ता बदल दी गई। तब ये आता है, तो तब ये प्रश्न ये भी उठता है कि कहीं ऐसे लोगों को जो बैक्टीरिया वायरस बना रहे हैं या उनका प्रचार कर रहे हैं, उनकी दवाई से पैसा कमा रहे हैं, उनको इंसान ही तो गंदे नहीं लगने लगे कि कल के दिन कन्फाइन करो। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में एक नर्व गैस के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, ऐसे ही सबको कन्फाइन करके बीमारियों के बहाने या युद्ध फैला के, डर दिखा के उनको दुखी रहने दो, उनको गंदे रहने दो और बैक्टीरिया वायरस फैलाते रहो बीच बीच में, जिससे कि कन्फाइन करें और बहुत सारी जनता को समाप्त किया जाए।
यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि आध्यात्मिक जगत में साधु लोग भी बोलते हैं कि युग परिवर्तन का समय आ गया है। और उनसे जब पूछो कि युग परिवर्तन में क्या होगा, तो बोले जनसंख्या बहुत कम होगी, 33 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा भारत में, दुनिया में 70-80 करोड़। और शैतान लोग भी ये कहते हैं कि दुनिया में इतनी आबादी हो गई कि संभलती नहीं है, अगर हमको खुश रहना है तो बहुत सारे लोगों को मार देना होगा। वो इसी तरह एग्जाम्पल देते हैं कि अगर पैर में गैंग्रीन हो गई है, पैर में घाव हो गया, तो पूरे शरीर को बचाने के लिए पैर काटना ठीक है। ऐसे ही वो कहते हैं कि दुनिया में इतनी गंदगी हो गई, अगर हमें स्वच्छ रहना है तो 90% जनता को मार देना चाहिए। तब मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि ये सफाई से शुरू होकर हमारी सफाई पे तो नहीं आ रहे हैं। और आज जो युद्ध हुआ खाड़ी देशों में और जो फैल रहा है, और जिससे दुनिया में फिर हाहाकार मचा, ईंधन के बारे में लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये बार बार परेशान करने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये सन 2000 के बाद से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में वह सब जागरूक लोग जो चाहते हैं कि मानवता चलती रहे, उनको आगे आना होगा और प्रारंभिक तौर पे अपने आप को साफ करना होगा, अपने परिवार को साफ करना होगा, अपने आसपास के मैदान को, नदियों को साफ करना होगा। तो यहाँ इस पर चर्चा करते हैं कि चीज़ें कैसे चले। यूनाइटेड नेशन के बारे में कहें तो वो संस्था फेल हो चुकी है जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा किया, और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मान सकते हैं अमूमन तौर पे कि उसका रिलेवेंस खत्म हो गया। दूसरा रिलेवेंस खत्म हो गया जब गाजा पीस बोर्ड बना। तीसरा इसका रिलेवेंस खत्म हुआ जब बिना उकसाए हुए इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे आक्रमण किया और ईरान ने खाड़ी देशों पे बिना उकसाए हुए प्रत्युत्तर दिया, और इससे पूरी दुनिया की एनर्जी। तो ये 3 इंसिडेंट दिखाते हैं। सही और गलत के उस पर हम जजमेंट पे नहीं जाएंगे कि कौन सही कौन गलत, लेकिन यूनाइटेड नेशन का रिलेवेंस खत्म हो गया, इतना हम जरूर कहें। तो आज एक नई दिशा के लिए भारत में जितना ज्ञान का भंडार है, भारत को आगे आना होगा। तो अब सफाई की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो ये कदम होंगे कैसे, इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। तो पीछे कचरा इकट्ठा घर से होना शुरू किया। हालांकि परिणाम यह है कि वो फिजिकल कचरा शुरू करते हैं और एक लाउड स्पीकर लेके जनता कचरे की ट्रक या जो गाड़ी आती है वो 2-2.5 घंटे हर मोहल्ले में शोर मचाती रहती है कि हाँ कचरा आ गया है, और एक गाना आना सा सुनाते रहते। तो एक फिजिकल कचरा हुआ, और जब सरकार की तरफ से नुमाइंदे कचरा उठाने में शोर मचा सकते हैं तो बाकी सब भी बहुत शोर मचाने लगे। तो एक जो शोर मचने लगा, ये भी एक गंदगी का प्रतीक हो गया। तो एक पहले चीज कि ये शोर दूर हो तो इसके लिए सफाई के सिस्टम बदलने होंगे। सिस्टम एंड प्रोसीजर अगर हम बदलेंगे तो चीजें हैं। तो यहाँ कुछ चीजें आए कि हमारे जो खाने की व्यवस्था है उसमें अगर जो हम सब्जी काटते हैं उसका बाकी बचा हुआ हिस्सा, जैसे गोभी काटा तो डंठल है, ये गाय के लिए भोजन होता है। आलू छीला, गोभी काटा, बाकी चीजें हैं, तो ये सब गाय के लिए भोजन होता है। और बाद में बचा हुआ खाना कहते हैं कुत्ता, बिल्ली, बाकी जानवरों के लिए भोजन होता है। अगर हम इसको एक साथ मिला देंगे तो ये कचरा हो जाएगा, और फिर कचरे को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, कचरा घर बनेगा जहाँ फ्लाइज, मच्छर ये सब पैदा होंगे। तो आज जो एक बार कचरा उठाते हैं उसको दिन में 2 बार या 3 बार उठाने की जरूरत है, तो खाद्यान्न की सुरक्षा इससे निर्मित होगी। महत्वपूर्ण चीज है कि ये सरकार नहीं उठा सकती, ये समाज को उठाना होगा। समाज उठाएगी तो जो मिला देगा उसको फाइन भी लगा सकती है, जो सरकार आज नहीं लगाती। कि अगर प्लास्टिक में आपने खाना मिला दिया तो गाय मरती है, तो जिम्मेदारी किसकी है? तो अगर समाज उठाएगा तो प्रारंभिक रूप से देख लेगा कि फला घर में फला आदमी हमेशा प्लास्टिक में बचा हुआ खाना देता है या डंठल देता है, तो जाहिर है उस पर फाइन लगेगा। जाहिर है कि शुरुआत में ही अगर खाने के 1-2 घंटे के बाद ले लगेगा तो गाय, भैंस, जितने जानवर हैं सब, मछली भी, बतख भी, और ये सब चीज़ों को खाने की भरपूरता से उपलब्धता बनी रहेगी। तो इस समाज को चाहिए है कि वही करना है।
पीछे इस बारे में एक से चर्चा की तो ये इशू ये आता है कि वो पॉलिटिक्स में चूँकि किसी को सांसद बनना है तो उसको ज़रूरत है कि वो नीचे वालों को विधायक बनाए, पार्षद बनाए। देश में व्यवस्था चलाने के लिए सांसद काफ़ी हैं, बाकी समाज चला सकता है, तो विधायक की ज़रूरत नहीं है, पार्षद की। म्युनिसिपैलिटी बंद करने की ज़रूरत है, उसको समाज चला सकता है। और समाज एक ऐसा संस्थान जो सामूहिक रूप से चीज़ें हैं कि सीवरेज डिस्पोजल का एक डिपार्टमेंट बना सकता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ज़रूरत नहीं है, तब ये चीज़ें हैं। तो अगर हम कचरा 2 बार उठाते हैं या 3 बार उठाते हैं, तो आज जितने कामगार लगे हुए हैं, जितने वर्कर इस फोर्स में लगे हुए हैं, उनके दुगनी संख्या चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहां रोजगार की उपलब्धता कराई जा सकती है। खाद्यान्न की जो जानवरों को दे रहे हैं उसकी उपलब्धता रहेगी तो धीरे धीरे जो उर्वरक हैं, जैसे गाय दे तो गाय गोबर करेगी और गोबर गैस प्लांट चलेगा, तो उससे एनर्जी सिक्योरिटी हमारी होगी, मैन्योर सिक्योरिटी जो खाद्य की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो ये पहला कदम है कि ये हम कर सकते हैं और इससे जितने व्यापारी वर्ग हैं इस क्षेत्र में आगे आए तो उनको फायदा भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, वातावरण भी ठीक होगा। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम जो इसमें है कि आज किसी बस स्टैंड चले जाओ, किसी रेलवे स्टेशन चले जाओ या बहुत बड़े बाजार में चले जाओ तो आपको बाथरूम नहीं मिलेगा। भारत में कई जगह पुरुष तो कर लेते हैं, स्त्रियों को और भी दिक्कत होती है, तो बाथरूम नहीं मिलते। बाथरूम एक संस्था बनाती है सुलभ शौचालय, आज उसकी भी हालत खराब है, उनके बाथरूम में भी बदबू आती है, एक स्टोरी। तो इस क्षेत्र में अगर व्यापारी आए तो जो हमारे कुछ व्यापारियों से बात हुई तो हमने उनसे कहा कि 4-5 मंजिला बाथरूम बनाने की ज़रूरत है एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास, जिसमें बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग, ये आप बाथरूम बना सकते हैं। इसमें पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। पानी का भी बाद में जो सीवरेज डिस्पोजल है उसको मिनी प्लांट लगा सकते हैं जिससे कि रिसाइकिल हो सके, फ्लश में वो यूज हो सके। वहाँ पे आप चाय पानी की व्यवस्था, सिगरेट की व्यवस्था, ऐसे कुछ कपड़ों की व्यवस्था, टावल आवेल की, वहाँ नहाने का भी क्षेत्र बना सकते हैं। तो आज सारे बाथरूम जो बस स्टैंड के पास हैं, रेलवे स्टेशन के पास हैं, अगर आप 4-5 मंजिला बनाते हैं तो एक पूरा का पूरा स्वच्छता अभियान में एक बहुत बड़े व्यापार की और बहुत बड़े रोजगार की संभावनाएं हैं। इसको जमीनी हकीकत पे उतारने के लिए हम जो स्वच्छता देखते हैं भारत सरकार में उनसे आग्रह करेंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं स्वच्छता अभियान को, तो उनसे आग्रह करेंगे कि सारे देश में बाथरूम बनाने के एक नए मॉडल की तरफ चलें और उस पर कैसे क्रियान्वयन हो कि इसमें समाज शामिल हो, सरकार शामिल ना हो, तो समाज में और व्यापारियों के बीच में जो एक तालमेल हो उस पर ये बाथरूम बने। तीसरी चीज़ है इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो बीमारी लाती है कि क्या वेस्टर्न कमोड जरूरी है या इंडियन स्टाइल है। फिर बाथरूम कितना बड़ा होना चाहिए जिससे सफोकेशन ना हो, उसमें एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, फैन होना चाहिए, ये भी देखने की ज़रूरत है। आज जो मेरा अनुभव और 25 सालों में मैंने जो देखा है कि भारत में जितनी बीमारी हैं उसमें से 90% इसलिए है कि वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट को कमोड में बदल दिया। फिर टॉयलेट 4x4 फीट के, एक स्पेशियस टॉयलेट होने की ज़रूरत है जहाँ वेस्टर्न कमोड भी हो, इंडियन टॉयलेट भी हो, दोनों का उपलब्धता वहाँ होनी चाहिए। ऐसे टॉयलेट भी बनने चाहिए। तो जो भी टॉयलेट्री बना रहे हैं उनके लिए भी ये रिसर्च का मौका है कि कैसे एक कंबाइंड बन सके कि मान लो मैं एक बाथरूम में गया, मुझे इंडियन स्टाइल में जाना है, कोई दूसरा बुजुर्ग पुरुष आया जो बैठ नहीं सकता घुटने मोड़ के, उसके लिए कमोड हो जाए, तो एक बाथरूम ऐसा बनाया जा सकता है। तो ये एक बाथरूम में नई चीज़ें हैं, तो व्यापार बढ़ेगा, लोगों की तबीयत ठीक होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। ये दूसरा उपाय जो करने की ज़रूरत है वह हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो सफाई में है, कपड़े धोने में जो सफाई है, तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी वॉशिंग मशीन लेके कुछ बस या ट्रक टाइप लगा के ऐसी कॉलोनियों में रख सकते हैं। ये सांसद लोग काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में कि वहाँ सवेरे से शाम जाए, लोग
कपड़े धो लें, अपने 50 रुपये 100 रुपये जो लगे वॉशिंग मशीन के वो दे दें, ड्रायर हो, बाकी चीज़ें साबुन आबुन वो हो जाए, उसमें सुखा के वो ले आए अपने कपड़े। तो एक इलाके में ये सफाई का जो प्रकल्प चलेगा कपड़े धोने का, उससे चल सकता है। फिर ऐसे प्रकल्प चलने की ज़रूरत है कि जो पानी में साबुन कम से कम मिलाए, या मिल जाए तो उसको उसी जगह पे ट्रीट किया जा सके। तो घरों के पास एक थोड़ा थोड़ा मिनी प्लांट होना चाहिए जो वाटर को सेग्रीगेट करे। तो ये एक बहुत बड़े व्यापार को और बहुत बड़े सहयोग को, रोजगार को प्रशस्त करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ें इसमें जो आती हैं कि आज हम नदियों में जो सीवरेज डिस्पोजल है सीधे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और जो नदी गंगा ऋषिकेश से निकलती है वह हरिद्वार तक आते आते थोड़ी गंदी होती, लेकिन कलकत्ता तक जाते जाते तो पूरी गंदी होती। बनारस में, इलाहाबाद में भी आप नहा नहीं सकते। जो कुंभ मेला लगते हैं उसमें स्पेशल ट्रीटेड वाटर दिया गया था कि जिससे कि बीमारी ना फैले, तब भी बीमारी थोड़ी बहुत फैली। तो ये जो नदी में, रिवर में सीवर मिलाने की जो शुरुआत अंग्रेजों ने की, इसका प्रकल्प देखना पड़ेगा, इसका विकल्प देखना पड़ेगा। मेरे समझ से जो घर के पास मोहल्ले मोहल्ले में सीवरेज डिस्पोजल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, और वहाँ जो पार्क वगैरह है उसमें ये पानी दिया जा सकता है। कुछ जगह हुआ भी है कि वो पानी पीने के पानी में इतना साफ किया कि अंतर नहीं लगता है, वह भी एक अच्छा है, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम सीवर का पानी पी रहे हैं या जो। तो ये एक तीसरा है, ये बहुत बड़े लेवल पे है। तो इससे पूरे के पूरे जो बेल्ट है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रिवर, वह चाहे गंगा हो, कृष्णा, कावेरी हो, इसके पूरे उसमें किया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा समाज अगर साथ दे तो चीज़ें कह सकते हैं। आज तो कई बार ऐसा दिखाते हैं कि एक बच्चा अगर वो तालाब में या नदी में सुसु कर रहा है, उसका फोटो दिखा देते हैं 4 साल का, और बोले कितना एडवेंचरस है। जबकि पहले आप तालाब के आसपास सोच नहीं कर सकते थे, चप्पल पहन के नहीं जाते थे। तो एक उसका सम्मान था। रिवर गंगा को माँ बोलते हैं और बाकी रिवर को भी माँ ही बोलते हैं। जल की पूजा होती है और जल में कहते हैं कि जब भी पूजा करते हैं तो भरे हुए कलश की पूजा करते हैं कि एनर्जी हो, साफ हो। तो चौथा कार्यक्रम ये है सफाई के कार्यक्रम में। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम जो हम चला सकते हैं सफाई के, लेकिन सभी में समाज की भागीदारी, समाज को आगे आना बहुत ज़रूरी है। इसको बाकी चीज़ें जो आप पढ़ना चाहें तो एक अल्टरनेट इकोनॉमी, नेचुरल सिस्टमेटिक इकोनॉमी बुक है जो रिसरेक्शन ऑफ धर्मा.com पे फ्रीली अवेलेबल है। उसके 9वें चैप्टर में ये पूरा का पूरा करीब 28 पेज इस पे लिखे हैं जो थॉरोली रिसर्च है, थॉरोली डिस्कस्ड है। आप उसको देख सकते हैं। ये इतना चर्चा इसलिए कि कुछ संवाद आगे बढ़े, कुछ कार्यक्रम की हमारी सिंसियरिटी दिखाई दे कि हम वाकई में सिंसियर हैं, हम इस कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आग्रह करेंगे सरकार में बैठे उन लोगों के जो स्वच्छता कार्यक्रम कि इसको पूरी चीज़ों को एक नई दृष्टि से देखें। क्या साजिश के तहत तो बीमारी और गंदगी नहीं फैलाई जा रही है? क्या साजिश के तहत तो कन्फाइंड नहीं किया जा रहा? उससे ऊपर आया। ऐसे जो लोग हैं उससे देश को दूर रखें। फिर सफाई कैसे की जाए, इस पर एक थोड़ी सी बृहद चर्चा पार्लियामेंट ना हो के पूजा घर में भी हो, तो चौपाल पे भी हो, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बाकी ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है कि हम कार्यक्रम को जल्दी ही शुरू करेंगे तो 2-3 बरस में रोजगार भी हम बहुत आय से दे पाएंगे। रोजगार की कमी नहीं रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी, स्वच्छ जल जो जरूरी है पीने के लिए, जीने के लिए, वो मिलेगा। एक जो बोटल्ड वाटर का कार्यक्रम चल रहा है उस पर थोड़ा निजात मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। और इसमें एक चीज़ और है कि गंदगी फैलाने वाले जो अवयव हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेशुमार बढ़े जा रही है। देश पे तेल का पैसा लेने के लिए दिक्कत आती है। आपको बहुत सारे जगह हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं
कि भाई तेल आ जाए, एलपीजी आ जाए। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम, जैसे ही हमने बताया कि खाद्यान्न का बचा हुआ गाय को दें, मैन्योर दें, जंगल लगाएं, इससे एनर्जी सिक्योरिटी हमारी हो सकती है। तो ये चारों पांचों कार्यक्रम अगर हम स्वच्छता और सफाई पे ध्यान दें तो ये। अब महत्वपूर्ण लास्ट प्रश्न इसमें जो आता है कि सफाई कर्मियों का क्या सम्मान हो, सफाई की व्यवस्था को समाज में कैसे फैलाए। तो एक तो एजुकेशन सिस्टम आता है, एक हमने धर्म कह दिया कि धर्म तो बाधित हो गया क्योंकि सारा फेथ जो है लोगों का दिल, और कोविड में तो सारे धार्मिक संस्थान बंद ही कर दिए गए। तो किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, आज अगर कोई संस्थान कहे कि हम मार्गदर्शन करेंगे तो वो इररिलेवेंट कोविड के लॉकडाउन ने कर दिया। तो दे बिकम द नल एंड वाइड। तो इसलिए हमको आगे आने सोचना पड़ेगा कि हमारा धर्म भी कैसा हो। ब्रांडिंग के बिना भी क्या धर्म हो सकता, ऐसा धर्म हो सकता है जो हमेशा चलता रहे, जो शाश्वत हो, टाइमलेस हो, पेरेनियल हो, परपेचुअल हो, ऐसा धर्म हो सकता है। तो ये धर्म के बारे में हमें सोचना है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में आज जो सफाई करता है वो लोअर लेवल क्लर्क भी बराबर नहीं होता, वो चपरासी होता है या सफाई कर्मी। घरों में अगर आप देखें तो माँ बाप जो सफाई करते हैं, बच्चों की टॉयलेट धुलाते हैं, तो बच्चों के लिए इसीलिए सम्मानीय होते हैं कि उन्होंने टॉयलेट धुलाई हो। जो नौकरानी भी टॉयलेट धुलाती है ना, वो भी बच्चे के लिए बहुत सम्मानीय, माँ के बराबर ही होती है। तो ऐसे लोग, अगर सफाई कर्मी समाज में सम्मानित नहीं है तो आप मान के चलिए कि घर में माँ बाप भी सम्मानित नहीं होंगे। तो उनका सम्मान बढ़ाने का जरूरत है। बच्चों की भागीदारी, टीचरों की भागीदारी सफाई में करने की जरूरत है। एक बार साल में या 2 बार साल में जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, वह अपना ऑफिस दिखाएं कि कैसे साफ रहते। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। तब एक सफाई का हम मापदंड बना सकते हैं, चीजें आगे। तो एक एजुकेशन सिस्टम में सफाई, धर्म की सफाई और धर्म से सफाई। तीसरा, हॉस्पिटल भी साफ रहें, चीजें रहें, इन सब पे चर्चा। और जो फिल्म बने और जो सीरियल बने वहां भी इसकी महत्वता को प्रदर्शित किया जाए तो हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के चर्चा में, आज के विवरण में इतना ही। अगला जो विवरण होगा, हम पर्यटन, धार्मिक पर्यटन से चलती हुई अर्थव्यवस्थाएं, और इस कारण जो अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र घूमता रहता है कि कभी तिरुपति बालाजी हो गया, कभी अयोध्या हो गया, कभी मक्का मदीना हो गया, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।